दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में हम चालू करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 9, जिसमें आज की वीडियो में हम न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को चालू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका का महत्वपूर्ण चैप्टर। इसमें पहला प्रश्न जो है दोस्तों देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन है भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता रह चुका हो और वह एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन बी, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये अर्हता अनिवार्य नहीं है। और आप देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्न जो योग्यताएं हैं होनी आवश्यक हैं कि वह भारत का नागरिक हो, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो और 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो यहाँ पर देखिए आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अनिवार्य अर्हता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं? तो उत्तर है भारत की संचित निधि पर। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दोस्तों जो है भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर, जबकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने से रोक है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय से नीचे किसी भी न्यायालय में या किसी भी फौजदारी अदालत में। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत के किसी भी न्यायालय में जो है वकालत करने पर रोक है। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत कार्य नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही साबित कदाचार अथवा क्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उत्तर है संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधार और प्रक्रियाओं के माध्यम से हटाया जा सकता है जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124(4) में किया गया है और इसका प्रस्ताव जो है संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए और संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए संसद के उसी सत्र में रखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है देखिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में। तो सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 4 में, मेघालय और त्रिपुरा में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 ईस्वी में संशोधन करके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए मार्च 2013 में हाईकोर्ट्स की स्थापना की गई। पहले पूर्वोत्तर के 7 राज्य गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते थे, लेकिन नए उच्च न्यायालयों की स्थापना के बाद अब केवल असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रह गए हैं। और देश में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में दोस्तों, उस समय तो 24 हुई थी, लेकिन वर्तमान में देश में उच्च न्यायालय जो हैं हमारे 25 हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। पुडुचेरी दोस्तों, पुडुचेरी की क्षेत्र अधिकारिता जो है मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। लक्षद्वीप आपका केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत और दमन द्वीप बंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन कौन सा? 3, 4, 1 और 2। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सुश्री एम फातिमा बीबी। दोस्तों मीरा साहिब फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थीं और इनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक था और 1993 में वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य भी बनी थी। तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश सुश्री एम फातिमा बीबी रहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं इसको कि ये जो प्रश्न है आपके लिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 323 क। देखिए आप व्याख्या में आ सकते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 323 एक क घ के द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको सीएटी कहा जाता है, इसके निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संविधान के भाग 14 क में अनुच्छेद 323 क और अनुच्छेद 323 ख में अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स के जो है स्थापना का उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा द्वारा इसको जोड़ा गया था और संविधान के अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो संघ और राज्य की लोक सेवाओं यानी पब्लिक सर्विस की सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान कर सकती है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री या राष्ट्रपति? तो सही उत्तर है राज्यपाल। देखिए जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है? ऑप्शन है आपके बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमादेश। देखिए परमादेश या मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं और इसके तहत न्यायालय किसी ऐसे भी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा न्यायिक निकायों आदि के विरुद्ध आदेश जारी कर सकता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों या कानूनी दायित्वों के पालन की उपेक्षा या इससे इनकार करते हैं। इस रीट के माध्यम से न्यायालय किसी अधिकारी को उसके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रयोग के बारे में निर्देश दे सकता है कि वो संविधान या कानून द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। दोस्तों भरत कुमार बनाम केरल राज्य मामले 1997 में केरल उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया था और ये निर्णय दिया था कि बंद का अधिकार अनुच्छेद 19 क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? ऑप्शन है एम हिदायतुल्लाह, के एस हेगड़े, सुब्बा राव या फिर पी एन भगवती। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, के एस हेगड़े। दोस्तों न्यायमूर्ति के एस हेगड़े ने 17 जुलाई 1967 से 30 अप्रैल 1973 तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक लोकसभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, देखिए केवल मूल क्षेत्राधिकार, केवल परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अपीली और परामर्श क्षेत्राधिकार या फिर मूल अपीली और परामर्श क्षेत्राधिकार। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल अपीली और परामर्शी क्षेत्राधिकार ये भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार दिया गया है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र राज्य विवाद और 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। अपीली क्षेत्राधिकार में उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम अपीली न्यायालय है और उसे संवैधानिक, दीवानी और दांडिक आदि विषयों के बारे में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार है। और परामर्शदात्री या सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, जो है राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124(2) में है और इसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करेगा, जो भी राष्ट्रपति उचित समझे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश से अन्य किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से वो परामर्श करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका अर्थ क्या होता है? अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो दोस्तों देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसका अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, जो अन्य न्यायालयों पर भी बाध्यकारी यानी नजीर के तौर पर प्रस्तुत किए जाते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधि मंत्री। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को भी एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर विधि मंत्रालय। तो सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में है और मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों 31 है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन यानी व्याख्या से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 10, 9, 7 या 5। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 न्यायाधीश। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत संविधान के निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन से संबंधित किसी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की जाएगी और अनुच्छेद 145(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को विनियमन करने के लिए नियम बना सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत कर सकता है, यानी जुडिशियल रिव्यू। देखिए, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों के पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी संविधान पीठ किस केस में बनी थी? ऑप्शन है गोलकनाथ केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण केस में या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है गोलकनाथ केस में। दोस्तों, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनाई गई थी, जो उच्चतम न्यायालय की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ थी, जबकि सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 ईस्वी में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, किंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के अनुमोदन से, देखिए, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बहुमत से, संसद के अनुमोदन से या राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। तो सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई वैसे तो नई दिल्ली में करता है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन से वो किसी अन्य स्थान पर भी, दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक संबंधी निर्णय ले सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 131 में वर्णित किया गया है कि केंद्र राज्य के मध्य विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद और मौलिक अधिकार संबंधी विवाद ये प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार में शामिल हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? तो ऑप्शन है देखिए, केवल उच्च न्यायालयों को, केवल उच्चतम न्यायालयों को, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को, या जनपद न्यायालयों को। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। संसदीय एक्ट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों न्यायिक पहल के द्वारा भारत में जनहित याचिका यानी PIL की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, प्रारंभ में 1980 के दशक में इसका प्रारंभ अमेरिका में हुआ था और भारत में इसे प्रारंभ करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश PN भगवती और BR कृष्ण अय्यर को दिया जाता है। न्यायालय की पहल के बाद ही जनहित याचिकाओं का दौर प्रारंभ हुआ और इसके तहत कोई व्यक्ति या समाज का कोई वर्ग जिसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है, वह स्वयं या अन्य कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में उसकी याचिका दायर कर सकता है और संविधान उसे जो है महत्व देकर उसकी सुनवाई करता है, जो कोर्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों को जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 127, 122, 126 या 139? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 122। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 122 के अनुसार न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है केवल भारत में? देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में प्रचलित है, केवल अमेरिका में, केवल ब्रिटेन में, भारत और अमेरिका दोनों में? तो सही उत्तर है भारत और अमेरिका दोनों में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है। और दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ये व्यवस्था ली गई है और भारतीय संविधान में ये प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाए जाने पर उसे रद्द करना न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है संसद द्वारा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 125(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? किसको? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, संसद को, या विधि एवं न्याय मंत्रालय को? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद को। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 138(1) के अनुसार विधायी शक्तियों यानी लेजिस्लेटिव पावर की संघीय सूची में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण या प्रोहिबिशन और प्रतिषेध दोनों रिटें अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। प्रतिषेध रिट कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को रोकने और उत्प्रेषण रिट कार्रवाई की समाप्ति या निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, या उपरोक्त सभी को? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है और संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु यदि मांगी गई सलाह का संबंध संविधान के लागू यानी 26 जनवरी 1950 होने से पूर्व किसी विषय से है तो सलाह देना अनिवार्य है, परंतु राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि भारत में न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का संबंध है। देखिए, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनर्विलोकन से या न्यायिक स्वतंत्रता से? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है और न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है कि जब न्यायपालिका अपनी न्यायिक भूमिका से आगे बढ़कर कार्यपालिका या विधायिका की भूमिका में हस्तक्षेप करने लगे तो इसे न्यायिक सक्रियता
सक्रियता कहा जाता है। दोस्तों, भारत में न्यायिक सक्रियता का स्रोत संविधान नहीं बल्कि इसका संबंध PIL यानी जनहित याचिकाओं से है। तो ये था आज का प्रैक्टिस वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।